नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्टडी विद गुरुंग सर चैनल पर। आज हम देखेंगे इस वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं के इतिहास विषय का जो प्रश्न पत्र आया था उसका संपूर्ण आंसर आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न उत्तर सही बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम हायर सेकेंडरी परीक्षा मुख्य परीक्षा जो हुई थी 2026 में विषय इतिहास का उसका आदर्श प्रश्न उत्तर हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 32 तक कुल 32 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। इसका भी आंसर हम आगे देखने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक आंतरिक विकल्प दिए होंगे, जिनमें से प्रश्न नंबर 6 से 15 तक हर एक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 16 से 19 तक हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। 20 से 22 के लिए प्रश्न 4 अंक निर्धारित है और प्रश्न नंबर 23 जो है मानचित्र का है वो हम देखने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ था कि हड़प्पाई क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत नाम दिया था, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही था? तो हम सब जानते हैं जो खेतड़ी जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसे इतिहासकारों ने पुरातत्वविदों ने उसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया था। तो सही उत्तर इसका खेतड़ी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था महाभारत का रचयिता कौन है? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आशा है सभी प्रश्न आ चुके होंगे, आपको बन चुके होंगे। इसका सही आंसर है व्यास। महाभारत का रचयिता जो है वो व्यास महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न था जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? सबको मालूम है जो इब्न बतूता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था, जो कि बहुत ही ज्ञानी था और बहुत ही संपन्न परिवार से था और वो हर एक चीज़ का नॉलेज था उसको। इस कारण से उसके विद्वता को देखते हुए, उसके नॉलेज को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इब्न बतूता दिल्ली आता है तो उसे काजी के पद पर उसे नियुक्त कर देता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है यहाँ पर, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की स्थापना किसने की? हम सब जानते हैं दक्षिण भारत की जो भक्ति आंदोलन काल में हमने पढ़ा था, वीर शैव परंपरा जो वासवन्ना ने, सही आंसर इसका है वासवन्ना ने वीर शैव परंपरा की स्थापना दक्षिण में कर्नाटक राज्य में शुरुआत की थी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर एक कथन है। ये कथन कहा गया था कि ये गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह आकर गिरेगा। ये कथन किनका है? तो हम सब जानते हैं लॉर्ड डलहौजी ने ये कथन अवध के विषय में कहा था, क्योंकि अवध उस समय बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान था और सबसे ज़्यादा सैनिक अवध के सैनिक ही थे जो अंग्रेजी सेना में शामिल थे और अंग्रेज किसी न किसी तरीके से अवध को अपने शासन काल में मिलाना चाहता था, लेकिन अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, वो बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं था। इसलिए ये कथन डलहौजी का कहा था कि गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह आकर गिरेगा, और वो आगे चलकर सच भी साबित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो सही आंसर इसका 26 जनवरी 1950। जो भारतीय जो स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया था। इसलिए हर एक वर्ष 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सही आंसर है 26 जनवरी 1950। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। पहला प्रश्न था यहाँ पर, अफगानिस्तान के किस क्षेत्र से हड़प्पाई स्थल से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए? नहरों के अवशेष। तो नहरों के अवशेष जो है अफगानिस्तान के सोरतुगुई नामक एक स्थान था जहाँ पर हड़प्पा काल में नहरों के अवशेष प्राप्त होते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, हिडिंबा की कथा का वर्णन महाभारत में किस पर्व में है? हम सब जानते हैं महाभारत में कुल 18 पर्व है। इन 18 पर्व में जो आपका एक पर्व जिसका नाम है आदि पर्व है, उसी पर्व में हिडिंबा की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद का संकलन कब से कब के बीच में किया गया? हम सब जानते हैं ऋग्वेद का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। संपूर्ण वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल को जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में बांटा गया है, तो सही आंसर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद यहाँ अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा लेखक था जो दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में भारत में रहा? तो बर्नियर जो है दारा सिकों के दरबार में एक डॉक्टर यानी चिकित्सक के रूप में भारत में रहा, तो सही आंसर है दारा सिको। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ साहब का संकलन गुरु किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। हम सब जानते हैं सिख धर्म के जो कुल 10 गुरु हुए थे, उनमें से एक गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने ही आदि ग्रंथ साहब का संकलन यानी कि उसका संकलन किया था। अगला है, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया है। किसको बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया है? तो सही जवाब है अवध। अवध, जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया कि अवध एक महत्वपूर्ण स्थल था 1857 के क्रांति के स्वरूप में, जहां पर अंग्रेजों की निगाहें थी वो बंगाल आर्मी की पौधशाला, क्योंकि अधिकतर जो सैनिक थे अंग्रेजी शासन काल में, जो ब्रिटिश सेना में जो भी जितने भी सैनिक थे अधिकतर बंगाल में वो अवध से ही लिए गए थे। इस कारण से अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया और इसी कारण से अंग्रेज अवध को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। नेक्स्ट है सत्य असत्य देख लेते हैं हम यहाँ पर। पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, ये बात सत्य है? जो मेसोपोटामिया के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें मेलुहा जो आपका जो भारत देश है उसे नाविकों का देश जो कहा जाता था, उसे मेलुहा के नाम से भी मेसोपोटामिया के लोग कहा करते थे, तो ये बात सत्य होती है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 20 तीर्थंकर हो चुके थे, तो ये बात हम सब जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं और महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर थे और इसके पहले जो तो 23 तीर्थंकर हो चुके थे। यहाँ पर 20 है, ये आंसर हमारा क्या असत्य है। अगला है, मनोकी ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा है, तो शिविर नगर की तुलना मनोकी ने नहीं कहा था। ये दूसरे कथन सत्य है असत्य है। ये मनोकी ने मुगल शहरों को शिविर नगर नहीं कहा था, ये बात असत्य है। अगला है, चोर शासक परांतक प्रथम ने कवि सुंदरान की धातु की प्रतिमा स्थापित करवाई, ये बात सत्य है। जो चोल शासक जिनका नाम परांतक प्रथम था, उन्होंने कवि जो सुंदरार थे उसकी विद्वता से, उसके लेखन शैली से प्रभावित होकर उसकी धातु की प्रतिमा वहां पर स्थापित करवाई थी, ये बात सत्य हुई। अगला है, 5वीं रिपोर्ट 1815 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, ये बात असत्य है। ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, सन 1813 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पर 1815 है, इस कारण से कथन असत्य होता है। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, ये बात सत्य है। जो संविधान सभा का जब चुनाव हो रहा था, मताधिकार हो रहा था, उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सार्वभौमिक मताधिकार पर नहीं हुआ पाया था। इस प्रकार से हमें ये सत्य असत्य हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं और सही जोड़े में आते हैं। यहाँ पर एक कॉलम है आपका आ, दूसरा कॉलम बा। यहाँ पर कॉलम आ का मैच आपको कॉलम बा से करना है। पहला है राजगीर। राजगीर जो है इसका सही होगा वो है मगध। राजगीर का सही ऑप्शन होगा मगध, क्योंकि मगध की जो राजधानी थी, जो पहली राजधानी थी वो तो राजगीर था। आगे चलकर राजगीर
जो राजधानी बदल करके पाटलिपुत्र हो जाया करता है। अगला है थेरी गाथा। थेरी गाथा का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से है, और बौद्ध धर्म में एक पिटक है जिसका नाम सुत्त पिटक, वो थेरी गाथा से संबंधित है। इसके बाद है हरिहर। हरिहर और बुक्का ये जो संगम वंश के जो पुत्र थे, इन्होंने संगम वंश जो दक्षिण भारत में संगम वंश की स्थापना की थी, उसका जो पुत्र थे जिनका नाम हरिहर और बुक्का था, इसके लिए इसका मैच हो जाएगा संगम वंश। अबुल फजल। अबुल फजल जो है आपका आईने अकबरी का एक दरबारी लेखक था जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, और आईने अकबरी उसी का एक पार्ट है। अगला है पहाड़िया। पहाड़िया जो है हम संथाल, जो आपने संथाल और के बारे में पढ़ा होगा, ये पहाड़िया लोग कुदाल, इनका जो सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था, वह कुदाल था, और जो संथालों का था वो तो आपका हल था, वो आपको पता ही होगा। पहाड़िया का संबंध जो है कुदाल उसका प्रतीक चिन्ह है। अगला बोलते जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग सबको पता है, ये अमृतसर में एक स्थान है जलियांवाला बाग, जहाँ पर 13 अप्रैल को घटना घटती है, जहाँ पर बहुत सारे बेकसूर लोगों को जनरल डायर के एक आदेश के कारण उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो जलियांवाला बाग का संबंध जो है अमृतसर से है। अगला उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का प्रस्तुत करते समय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को पारित किया था। तो इस प्रकार से हमारा जोड़े मिलाने भी कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देने के लिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है यहाँ पर कि महाभारत में आख्यान का क्या आशय है। महाभारत में आख्यान का आशय उन कथाओं और कहानियों से है, कथाओं और कहानियों के संग्रह से है, जिनका मुख्य युद्ध की कथा के साथ साथ नैतिक और सामाजिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आख्यान का मतलब होता है कहानी कथाओं का एक संग्रह से है, जिनमें युद्ध की कथा के साथ साथ नैतिक सामाजिक और धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है कुदरे चट्टी कौन है। हम सब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में एक जो घोड़े के जो स्थानीय व्यापारी होते थे, घोड़े के जो स्थानीय व्यापारी होते थे, इन्हें ही कुदरे चट्टी कहा जाता था। तमिल में कुदरे का अर्थ होता था घोड़ा और चट्टी का अर्थ होता व्यापारी होता था, अर्थात जो घोड़े के व्यापारी हुआ करते थे उन्हें ही कुदरे चट्टी के नाम से जाना जाता था या उन्हें संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर मुगल काल में मवास किसे कहा जाता था। मवास, मुगल काल में मवास किसे कहा जाता था। दरअसल मुगल काल में मवास जो है एक ऐसा स्थान था जो उपद्रवियों और विद्रोहियों के लिए एक शरण स्थान के रूप में काम करता था। होता ये था कि जो उपद्रवी जो विद्रोही लोग मुगल काल में जो विद्रोह करते थे और लूटपाट करते थे, वो ऐसे स्थान में चले जाते थे जहाँ पर उनके सैनिक मुगल सैनिक आकर उनको ढूंढ न सके, उनको गिरफ्तार न कर सके। तो ऐसे स्थानों को मवास कहा जाता था, और ये एक ऐसा स्थान था जो उपद्रवियों और विद्रोहियों के लिए एक प्रकार का एक शेल्टर था, शरण स्थान था। और ये उन क्षेत्रों को कहा जाता था जहाँ पर राजस्व वसूली करना बहुत ही कठिन होता था। इस प्रकार से ये मवास कहा जाता था। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ यानी कि कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी 1857 में हुई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यूएसए यानी अमेरिका पर कपास की निर्भरता को कम करना और दुनिया भर के अन्य हिस्सों में कपास के उत्पादन को बढ़ावा देना था, ताकि ब्रिटेन कपास के लिए अमेरिका पर कम से कम निर्भर हो सके। और क्योंकि ब्रिटेन आधी दुनिया तक ब्रिटेन का कब्जा था, पूरी दुनिया में ब्रिटेन के लोग थे, और इस कारण से वो कपास की आपूर्ति के लिए वो निर्भरता कम करने के लिए, अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए, कपास की निर्भरता कम करने के लिए एक
एसोसिएशन, एक संघ की स्थापना होती है ब्रिटेन में, जिसका नाम है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ, जिसकी स्थापना 1857 में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी, ये किसकी पंक्ति है, ये किस पंक्ति से लिया गया है? हम सब जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी रानी थी, ये प्रसिद्ध कवि, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवित्री जिसका नाम सुभद्री कुमारी चौहान है, इनकी कविता है जिसका नाम झांसी की रानी है, इस कविता से ली गई है। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च हम सब जानते हैं गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, एक आंदोलन था जिसमें नमक सत्याग्रह के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू होता है और लगभग साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान जो समुद्र किनारे स्थित है वहां पर जा करके समुद्र में नमक बना करके नमक सत्याग्रह आंदोलन की वो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अंग्रेज तो चले गए पर शरारत के बीज बो गए, ये कथन किसका है? ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जिन्होंने अंग्रेजों के बारे में कहा था कि ये अंग्रेज तो चले गए मगर शरारत के बीज बो गए। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हम 2 नंबर के प्रश्न देखेंगे जो प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता में फयांस से बने पात्रों का उपयोग किस लिए किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में फयांस से बने पात्रों का क्या उपयोग किया जाता था? तो हम सब जानते हैं फयांस क्या होता है। फयांस एक घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिप, पहला है घिसी हुई रेत, दूसरा रंग, तीसरा चिपचिप पदार्थ के मिश्रण से बनाया गया एक पदार्थ होता था, एक बर्तन होता था और ये बर्तन अधिकतर विलासिता के वस्तु का इस्तेमाल किया जाता था। इनमें आभूषण, सुगंधित तेल और कीमती तरल पदार्थ रखा जाता था। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर है कि फयांस बर्तन का उपयोग विलासिता के वस्तुओं के लिए, आभूषण, सुगंधित तेल और कीमती तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता था। इसी का अथवा का प्रश्न है जिसमें लिखा गया है, हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति से क्या आशय था? ग्रिड पद्धति हम सब जानते हैं, ग्रिड पद्धति क्या होता है। ग्रिड पद्धति मतलब एक ऐसी पद्धति जिसमें एक समकोण की आकृति, जैसे सड़क जो होती है वो समकोण आयताकार के रूप में काटती है। तो इस प्रकार से जो सड़कें हड़प्पा काल में एक ग्रिड पद्धति, एक नगर निर्माण योजना थी जिसमें सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इस तकनीक के कारण पूरा शहर जो आयताकार या वर्गाकार ब्लॉक में विभाजित हो जाता था। इसी को ही ग्रिड पद्धति कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में श्रेणी से क्या थी? श्रेणी से मतलब क्या था? तो प्राचीन काल में जो श्रेणी होती थी वो ऐसे वर्गों को कहा जाता था जिनमें व्यापारी, कारीगर, शिल्पकार जो समुदाय होते थे उनका एक पूरा ग्रुप होता था, पूरा समूह होता था जिन्हें गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था। ये एक ही व्यवसाय जैसे बुनकर, सुनार, कुम्हार जो होते थे, ये इन लोगों के समूह भी होते थे जो अपने उत्पादन, गुणवत्ता, व्यापार मूल्यों को विनियमित किया करते थे। यानी कि जो श्रेणी होता है वो व्यापारी, कारीगर, शिल्पकारों का एक समूह होता था जिसे प्राचीन काल में श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। अगला प्रश्न है अथवा का, हम देखेंगे महाजन पदों की कोई 2 विशेषताएं बताना। 2 विशेषताएं। तो महाजन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजन पद हुए थे, उनके बारे में हम सब जानते हैं कि 16 महाजन पद, जिनमें सबसे बड़ा महाजन पद मगध था, उनमें क्या क्या व्यवस्था थी, क्या क्या विशेषता? पहली विशेषता थी, कह सकते हैं यहाँ पर उनका जो शासन व्यवस्था थी बहुत अच्छी तगड़ी व्यवस्था थी, सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी। हम सब जानते हैं 16 महाजन पद में अधिकांश महाजन पद में राजतंत्र व्यवस्था थी। कुछ 2 महाजन पद ऐसे जिसमें गणतंत्र व्यवस्था थी। ये गणतंत्र व्यवस्था में जो गण होते थे, जो लोगों के प्रतिनिधि चुने जाते थे, वो अपनी राजधानी से शासन चलाते थे और वे सेना भी रखते थे, प्रशासनिक अधिकारी भी रखते थे जो राज्य में कर व्यवस्था चलाते थे और इन कर व्यवस्था के माध्यम से ही राजा अपने शासन चलाते थे। इसके अलावा जो हर एक जो महाजन पद था उसकी जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी किले बंद हुआ करती थी, यानी कि राजधानी को पूरा किले से
ढक दिया जाता था ताकि वह शत्रु से सुरक्षा प्रदान कर सके। और इस प्रकार से महाजनपद काल बहुत सारे यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी विशेषताएं हैं महाजनपद काल में। यहाँ पर 2 विशेषता पूछी गई है। तो पहली विशेषता है सुदृढ़ शासन व्यवस्था, दूसरा किलेबंदी और शहरीकरण। वहाँ पर शहरीकरण भी दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब और किसके नेतृत्व में तैयार किया गया। ये अधिकांश प्रश्न आता है इस प्रकार से कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में जो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे जिसका नाम था V.X. सूक्तांकर, इनके नेतृत्व में तैयार किया गया था। ये एक परियोजना चलाई थी जिसका नाम था पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंतर्गत इन्होंने हर एक जगह से महाभारत के जो भी पांडुलिपियाँ थी उनको एकत्रित करवा करके उनका पूरा एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार कराते हैं और उनको तैयार करने में इनको 47 वर्ष का समय लगता है। तो यहाँ पर प्रश्न का अर्थ हुआ कि कब और किसके नेतृत्व में तैयार करा गया। तो हम सब जानते हैं कि ये 1919 में और V.S. सूक्तांकर के नेतृत्व में तैयार करवाया गया। अगला प्रश्न है अथवा का, देखते हैं यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है महाभारत काल में आदि पर्व में हस्तिनापुर का वर्णन किस प्रकार से मिलता है। हम सबको पता है कि महाभारत में जो 18 पर्व है उनमें आदि पर्व में जो हस्तिनापुर, जो कि महाभारत में कुरु साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उसके बारे में वर्णन बताना है। तो महाभारत के आदि पर्व में जो हस्तिनापुर था, जो कुरु साम्राज्य की एक राजधानी थी, वो राजधानी अत्यंत भव्य, समृद्ध और अपराजय राजधानी के रूप में वर्णन किया गया है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित थी और ये से शत्रु के लिए अभेद माना गया था। इसके ऊंचे ऊंचे गोपुरम थे, सुव्यवस्थित राजमार्ग था, विशाल राजमहल था, बगीचे और धार्मिक धनी नागरिक थे जो धर्म का पालन किया करते थे। इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि हस्तिनापुर में जो अच्छी चीज़ें थी, जो उनके पॉजिटिव चीज़ें थी, वो हम यहाँ पर बताएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद में किस विशिष्ट शैली का प्रयोग किया था। अल-बिरूनी जो कि एक अरबी यात्री था, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम किताब उल हिंद, जो आपके भारत के इतिहास के बारे में बताता भी है। इनकी लेखन शैली के बारे में पूछा गया है। तो अल-बिरूनी की जो लेखन शैली थी, उस लेखन शैली में क्या थी, वस्तुनिष्ठता थी, तटस्थता थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया था। इन किताबुल हिंद में कुल 80 अध्याय थे और इन 80 अध्याय की जो शुरुआत होती थी वो ऐसे होती थी कि पहले एक प्रश्न उठता था, फिर संस्कृत ग्रंथों के पर आधारित भारतीय परंपराओं का इसमें वर्णन किया जाता था और फिर अंत में अन्य संस्कृतियों का उनसे तुलना की जाती थी। और यह शैली विशेष तौर से आलोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित थी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अल-बिरूनी के द्वारा लिखी किताबुल हिंद में कौन सी शैली का इस्तेमाल किया गया, तो वस्तुनिष्ठता, तटस्थता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न इब्न बतूता से रिलेटेड है कि इब्न बतूता ने नारियल का क्या वर्णन किया है। तो इब्न बतूता जब भारत आता है और नारियल को देखता है तो वो अचरज से भर जाता है और उसका वर्णन करते हुए कहता है कि बेहद अजीबोगरीब और अनोखे फल के रूप में उसको बताता है और उसकी तुलना उसने मानव के सिर से की थी। और नारियल का जो रेशादार छिलका है वो बालों के जैसा और उसके खोल पर जो 3 निशान है वो आँख और मुंह बिल्कुल इंसानी सिर के जैसे दिखता है। इस प्रकार से इब्न बतूता अपने पुस्तक रहला में नारियल का वर्णन कुछ प्रकार से करता है। अगला प्रश्न है सगुण भक्ति परंपरा क्या है। सगुण भक्ति परंपरा, हम सब जानते हैं 2 प्रकार की भक्ति परंपरा थी, एक सगुण भक्ति परंपरा और एक निर्गुण भक्ति परंपरा। एक सगुण और निर्गुण। तो सगुण और निर्गुण में अंतर यही है, सगुण भक्ति परंपरा में जहां पर ईश्वर की साकार रूप की रंग की आकार की पूजा की जाती है। इसमें भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, शिव जैसे आराध्य को प्रेम, सेवा, भजन, कीर्तन और मंदिर में पूजा अर्चना से आराधना की जाती थी। और इस भक्ति परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण कवि थे, वह तुलसीदास,
मीराबाई सूरदास इस भक्ति परंपरा के, सगुण भक्ति परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण संत कवि थे। तो सगुण भक्ति परंपरा जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है, एक निश्चित रूप रंग आकार होता है, वहीं दूसरी निर्गुण भक्ति परंपरा में ईश्वर के निराकार रूप रंग आकार की पूजा आराधना की जाती थी। अगला प्रश्न है, कबीर संबंधित है। यहाँ पर कबीर संबंधित है, लिखा हुआ है कबीर की वाणी को कौन सी परिपाटियों में संकलित किया गया। हम सब जानते हैं जो कबीर दास थे उसकी वाणी को 3 भागों में, 3 किताबों में, 3 रचनाओं में उसको स्थान मिला है। पहले कबीर के द्वारा लिखी गई जो किताब जिसका नाम बीजक है, दूसरा है आपका कबीर की ग्रंथावली है, तीसरा आपका पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है। कबीर के द्वारा लिखी किताब बीजक में जो कबीर पंथी लोग हैं, जो विशेष तौर से यूपी के वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में संरक्षित है, इसके दोहे मिलते हैं आज भी। दूसरा कबीर ग्रंथावली है जो राजस्थान के दादू पंथ से संबंधित है। इसके अलावा तीसरा जो वाणी है वो सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, उस ग्रंथ साहिब में भी कबीर के पद को स्थान मिल चुका है। तो इस प्रकार से कबीर की वाणी को बीजक, कबीर ग्रंथावली और पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में उनको स्थान मिला है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब और किंग के बीच हुआ था। तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब और किंग के बीच में हुआ था। तो जिसे राक्षसी तांगड़ी, जिसे हम तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। हम सब जानते हैं कि 23 या किसी किताब में 25 जनवरी में लिखा होता है 1565 ईस्वी को जो विजयनगर साम्राज्य के उस समय के जो राजा थे, जिसका नेतृत्व राम राय ने किया था, और दूसरी ओर दक्कन के सुल्तान थे जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर थे। इन चारों दक्षिण के राज्यों के एक संयुक्त सेना थी और दूसरी ओर विजयनगर की सेना का नेतृत्व राम राय था। इन दोनों के बीच में जनवरी 1565 में तालीकोटा, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है या बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है, इनके बीच में युद्ध होता है और जिनमें विजयनगर की सेना की हार होती है, राम राय की इसमें मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से दक्षिण के में जो विजयनगर है वो उसका पतन होना शुरू हो जाता है। अगला है, अमर नायक कौन थे। अमर नायक जो थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। ये विजयनगर साम्राज्य में मुख्यतः सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें वहाँ के राजा, जो अपने आप को राय कहलाते थे, उनके द्वारा एक कुछ विशेष क्षेत्र जिसको अमरम कहा जाता है वो दे दी जाते थे। और फिर ये सैनिक कमांडर जिसे अमर नायक कहा जाता है, ये वहाँ उन क्षेत्र में रहने वाले किसानों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से कर वसूल करते थे और बदले में ये राजा को एक सैन्य बल जिसमें घोड़े हाथियों का दल था वो प्रदान किया करते थे। और ये इसके अलावा ये साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, यानी कि राजा के जो राज्य है उनकी सुरक्षा भी ये किया करते थे। अगला है प्रश्न, मुगल काल में पाहे काश्त किन्हें कहा जाता है। 2 प्रकार के किसान होते थे, एक खुद काश्त, एक पाहे काश्त। पाहे काश्त ऐसे किसान होते थे जिनका जो अपने स्वयं के गांव में खेती करने के बजाय किसी दूसरे गांव में जाकर ठेके पर, मजदूरी पर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खेती किया करते थे। ये जो किसान होते थे ये उन जमीन के मालिक नहीं हुआ करते थे, ये मजबूरन दूसरे गांव में जा कर के वहाँ बसते थे और जमींदारों को उस जमीन का किराया देते थे या फसल का एक हिस्सा दिया करते थे। तो पाहे काश्त वे किसान होते थे जो किसी दूसरे गांव में जा कर के वहाँ पर खेती किसानी किया करते थे। अगला प्रश्न है अथवा का, यह मुगल काल में जिन्स ए कामिल से क्या तात्पर्य है। जिन्स ए कामिल, तो जिन्स ए कामिल ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वोत्तम या उत्तम फसलें। इसमें गन्ना और कपास को जिन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसलों के रूप में माना गया है। ये एक नकदी फसलें होती थी जिन्हें बेच करके राजस्व वसूल किया जाता था और ये ऐसा फसलें थी
जिनसे राजस्व वसूल होता था, इसलिए राज्य इन फसलों को अधिक से अधिक खेती करने के लिए प्रजा को प्रोत्साहित किया करते थे। इसलिए इन्हें सर्वोत्तम फसलें या उत्तम फसलें के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि इन फसलों से राज्य को अधिक से अधिक राजस्व यानी टैक्स मिला करता था। अगला है संथाल विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। संथाल विद्रोह हम सब जानते हैं 1855-56 में 2 विद्रोही नेता थे जिसका नाम सिद्धू और कान्हू। इनके नेतृत्व में संथालों का विद्रोह होता है और ये विद्रोह 2 कारणों से होता है। कारण तो कई थे, यहाँ पर 2 कारण पूछा गया है। पहला कारण यहाँ पर जो वहाँ पर जमींदार थे, साहूकार थे, उनके द्वारा जो किसान थे, मजदूर थे, उनके द्वारा बहुत ही ज़्यादा शोषण हुआ करता था। ये जमींदार या महाजन उन किसानों से, उन मजदूरों से बहुत ऊंची ब्याज दर पर रकम वसूल करते थे और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उनसे जमीन भी जबरन छीन लिया करते थे। तो जिसके विरोध में लोगों के मन में बहुत बड़ा गुस्सा था और जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। दूसरा है दमनकारी भू राजस्व नीति। इसके अलावा अंग्रेजों की बनाई गई जो नीति थी जिसका नाम स्थायी बंदोबस्त था, जिसमें जमींदारों को भारी लगान वसूल करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसके अलावा जो बिचौलिए थे, जमींदार थे, वो भी इनका शोषण किया करते थे, जिस कारण से ये जो मजदूर तबका था, किसान थे, ये शोषित वर्ग थे, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अपमानित महसूस किया करते थे। इस कारण से इनका विद्रोह होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गांव में जोतदार अधिक प्रभावशाली क्यों थे? तो हम सब जानते हैं गांव में जमींदार के बाद जो सबसे अधिक प्रभावशाली वर्ग था वो था जोतदार जमींदारों से भी अधिक प्रभावशाली आगे भविष्य में होकर आए, क्योंकि ये जमींदार क्या होते थे, इस शहरों में ना रह करके जमींदारों की तरह शहरों में ना रह करके जोतदार लोग गांव में ही रहते थे और गांव के जो निवासी हुआ करते थे, जैसे कि जो किसान थे, रैयत थे, मजदूर थे, उनके सुख दुख में, उनके सारी बातों में शामिल होते थे। जिस प्रकार से किसानों पर, रैयतों पर उनका सीधा नियंत्रण हो जाता था। इसके अलावा जोतदार भी धनी किसान होते थे जिनके पास बड़े बड़े जमीनें होती थी। ये स्थानीय व्यापार, साहूकार पर कब्जा था इनका और इस प्रकार से जमींदार के मुकाबले किसानों के अधिक करीब रहकर ये उनका विश्वास जीतते थे। इस प्रकार से गांव के जोतदार धीरे धीरे जमींदारों से अधिक प्रभावशाली होते गए। नेक्स्ट प्रश्न है 14 प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या सलाह दी थी? तो इस बारे में हम सब जानते हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। उन्होंने, जब गांधी जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा भारत में शुरू की तो एक दिन वह अपने गोखले जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं? तो उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि भारत की राजनीति में आने से पहले वह भारत को जाने। इसके लिए उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तक वो ब्रिटिश भारत की यात्रा करें ताकि वे इस भूमि में रहने वाले और यहाँ के लोगों के बारे में अच्छी तरह जान सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय राजनीति में सीधे जाने से पहले गांधी जी को ट्रेन के तीसरे दर्जे में बैठकर पूरे देश की यात्रा करनी चाहिए और यहाँ के लोगों और उनकी समस्याओं को करीब से समझना चाहिए, तभी आप यहाँ के लोगों की बातों को समझ पाएंगे। तो गांधी जी ने गोखले की बातों को मान करके फिर 1 साल तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की और उसके बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति पर पदार्पण किया। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच सका? हम सब जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन जो था, जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुई थी, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर 1931 के बीच में जाते हैं, लेकिन ये सफल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व के मुद्दे के पर गतिरोध था और जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनके बीच में एकता कमी पा गई। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत के प्रतिनिधियों के द्वारा जो स्वायत्तता की मांग की गई थी उनको भी ब्रिटिशों ने इनकार कर दिया। इस कारण से ये गोलमेज सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इसके अलावा यहाँ पर गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए और कोई दूसरा बड़ा नेता इसमें शामिल नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की पर भी कोई समझौता नहीं हो पाया, जिससे निराश होकर गांधी जी भारत लौट गए और आगे की कार्रवाई उन्होंने शुरू की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में BN राव की मुख्य भूमिका के बारे में बताइए, क्या भूमिका थी। हम सब जानते हैं जो संविधान सभा बन रहा था उसमें BN राव जिनका नाम बेनेगल नरसिंह राव जी हैं, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हें संविधान सभा का मुख्य संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इन्होंने 1946 में संविधान सभा के गठन के बाद 1948 तक उन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, जो कि प्रारूप समिति ने ड्राफ्टिंग कमेटी का आधार बना। इसके अनुसार इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। इसी समिति ने उन्होंने जो भारत के अलावा अन्य देशों के जो संविधान थे, जैसे अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, आयरलैंड, ब्रिटेन का संविधान, इन संविधानों का उन्होंने बहुत ही गहराई से गहन अध्ययन किया और इन देशों के संविधानों में जो अच्छे प्रावधान थे उसे भारतीय संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया गया और इसे मान भी लिया गया। इस प्रकार से BN राव एक महत्वपूर्ण मुख्य संवैधानिक सलाहकार के रूप में उसको गिना जाता है। अगला है प्रश्न अथवा का, RV धुलेकर ने संविधान सभा में हिंदी के पक्ष में क्या तर्क दिया। तो धुलेकर जी का कहना था कि हिंदी न केवल आधिकारिक भाषा होनी चाहिए बल्कि इसे राष्ट्रीय भाषा भी होनी चाहिए। तो RV धुलेकर साहब वो हिंदी भाषा के पक्ष में थे और संविधान सभा में उन्होंने हिंदी के पक्ष में यह तर्क दिया कि हिंदी न केवल आधिकारिक भाषा होनी चाहिए बल्कि राष्ट्रीय भाषा भी होनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में गिनी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 16वां प्रश्न है, जो कहा गया है कि पुरातात्विक खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं। पुरातात्विक खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर पुरातात्विक खोजों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 रूप से करते हैं। पहला पदार्थ के रूप में, दूसरा उपयोगिता के आधार पर। तो पदार्थ के रूप में जैसे कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन हो गए, पत्थर हो गए, पत्थर के औजार हो गए, धातु की वस्तुएं हो गई जिसमें तांबा, कांसा, सोना ये सब चीज़ें शामिल है, हाथी दांत हो गए, हड्डी हो गए। इनके अनुसार पुरातत्वविद इनको क्या करते हैं, अलग अलग वर्गीकृत करते हैं। फिर उनकी उपयोगिता के आधार पर कि कौन सा उपकरण है, कौन उपकरण के आधार पर है, कौन आभूषण है, कौन अनुष्ठान के रूप में यूज की जाती है, उनके उपयोगिता के आधार पर उन्हें क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार से पुरातत्व लोग खोज को वर्गीकरण किया करते थे। अथवा का प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अथवा प्रश्न लिखा, पुरातात्विक उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार से करते हैं। जो पुरातत्व है उत्पादन केंद्र की पहचान किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर उत्पादन केंद्र की पहचान करने के प्रमुख तरीके जो पुरातत्वविदों ने किया वो है मुख्य रूप से कच्चे माल, जैसे कि पत्थर के टुकड़े हैं, सीप है, तांबा है, अयस्क है, और जो कूड़ा करकट जो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में आता है, जैसे और औजार भी हैं, भट्टियां हैं। इनकी खुदाई के दौरान खोज के आधार पर जो उत्पादन केंद्र है उनकी पहचान करते हैं। इसके अलावा जो अधूरी या टूटी हुई वस्तुएं से भी उत्पादन केंद्रों की पहचान की जाती है, जैसे कि हड़प्पा काल में जो धौलावीरा है या चंदुद्रो है, वो उत्पादन जो वहाँ पर शिल्प कार्य का उत्पादन कार्य किया जाता था, वहाँ पे इस प्रकार के सीप, अपशिष्ट पदार्थ, कूड़े, तांबे, ये सब चीज़ें पदार्थ प्राप्त हुए हैं, जिनसे पुरातत्वविद ये पहचान करते हैं कि वहाँ पर उत्पादन केंद्र हुआ करता था। अगला प्रश्न है, अलवार और नैना संतों का जाति के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन किए। जाति, हम सब जानते हैं दक्षिण भारत में जब भक्ति आंदोलन चला था तो वहाँ पर अलवार और नैना संतों के द्वारा जो उस समय
में जाति के बीच में जो भेदभाव चल रहा था, उन जाति आधारित भेदभाव का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जन्म के स्थान पर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च माना, यानी जन्म को उसने बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा कि जाति से ज़्यादा ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम भक्ति पर बल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी समुदाय संत हो सकते हैं, इसलिए उनके संतों में विभिन्न समुदाय के लोग शामिल थे, जैसे किसान थे, शिल्पकार थे, शिकारी थे और ब्राह्मण भी थे, जो ये सिद्ध करता है कि भक्ति के द्वार सभी के लिए खुले थे। उन्होंने जो अस्पृश्यता थी, छुआछूत थी, उनको पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने अलवार और नैना संतों की रचनाओं को भी वेद, जो ऋग्वेद होता है जिसमें 4 वेद होते हैं, उन वेदों को के एक समान उनको महत्वपूर्ण बताया। इस प्रकार से अलवार और नैना संतों ने जाति के प्रति अपने दृष्टिकोण ये बताया कि जाति को भेदभाव पर आधारित ब्राह्मणों का पूरा उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा अगला प्रश्न है, मीराबाई संबंधी प्रश्न है कि मीराबाई भक्ति आंदोलन, भक्ति परंपरा के सुप्रसिद्ध कवित्री थी, इस बात को स्पष्ट कीजिए। हम सब जानते हैं कि हिंदी के जो सगुण भक्ति काल काव्य के कृष्ण भक्ति शाखा में मीराबाई का नाम लिया जाता है। मीराबाई की भक्ति काल में एक विशिष्ट पहचान है, वो एक कृष्ण भक्ति के सगुण भक्ति कवित्री है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की आराधना में समर्पित कर दिया। ये भक्ति आंदोलन के काल की एक कवित्री थे, जिनके पद, जिसके मीरा के पद हैं, प्रेम, समर्पण और इसमें वीरा की भावना दी गई है। इसमें सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ करके कृष्ण प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। हम कृष्ण इस प्रकार से मीरा की भक्ति के बारे में हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं। मीरा ने अपने काव्य में अलंकार, छंद, लोकोक्तियाँ और मुहावरों को भी प्रयोग किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने छंद में गीत, संगीत, लय और ताल का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। उनके काव्य की भाषा राजस्थानी, ब्रज भाषा, गुजराती और पंजाबी थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों द्वारा जल संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। विजयनगर के शासक द्वारा जो वहां पर जल संरक्षण के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई थी, उनके बारे में बताना। तो पहला पॉइंट है आपका नदियों पर बांध बनाना और नहरें बनाना। जो विजयनगर की जो मुख्य नदी थी, जिसका नाम तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बना करके उन्होंने जल को एकत्रित किया और फिर नहरों के माध्यम से उस जल को खेतों और शहरी क्षेत्रों तक, यानी राजधानी तक पहुंचाया। इस प्रकार से विजयनगर के शासकों ने जल संरक्षण का महत्व दिया। इसके अलावा एक वहाँ पे एक जलाशय का निर्माण किया, जिसका नाम था कमलापुरम जलाशय। वहाँ के शासकों ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई तालाबों और बांधों का निर्माण किया। इसी तालाब में एक बांध है जिसका नाम कमलापुरम बांध है, जो सबसे महत्वपूर्ण बांध है। ये इस बांध के द्वारा कई गांवों की जल की आपूर्ति हुआ करती थी। इसके अलावा बहुत जगह कुएं थे, बावड़ी थी, जो जल पीने के पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया करती थी। इसी प्रकार से एक नहर के बारे में जिक्र आता है, जिसका नाम हिरिया नहर है। ये नहर तुंगभद्रा नदी पर बना था। इस पर बांध बना करके इस नहर से पानी धार्मिक और शहरी केंद्रों के बीच जो शुष्क इलाके थे वहां तक पहुंचा जाता था और उस नहर से उस इलाकों को सिंचित किया जाता था। इस प्रकार से विजयनगर के शासकों द्वारा जल संरक्षण के प्रयास किए गए थे। अगला प्रश्न विजयनगर से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है, विजयनगर स्थित विट्ठल मंदिर की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विट्ठल मंदिर, विजयनगर के साम्राज्य में बहुत सारे मंदिर थे। विट्ठल मंदिर थे, विरूपाक्ष मंदिर थे और कमल महल था। इनमें से विट्ठल मंदिर के बारे में पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं कि जो विट्ठल मंदिर है ये भगवान विष्णु का एक रूप है, जो विट्ठल के रूप में वहाँ विराजे गए हैं। और ये सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का भी एक रूप है। इस मंदिर में, जहाँ पर यह मंदिर बनाया गया, इस मंदिर में कई सभागार थे और रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी यहाँ पर पाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर के परिसर में एक विशिष्ट
विशेषता इसका रथ मार्ग था और जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में फैल जाती है। इसके अलावा इन मंदिरों की जो गलियां थी, गलियों को फर्श के टुकड़ों से बनाया गया था। इसके दोनों ओर स्तंभों वाले मंडप थे जहां पर व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। इस प्रकार से हम विजयनगर में जो विट्ठल मंदिर थे उनकी विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 1857 विद्रोही क्रांति के संबंध है। इसमें पूछा गया है 1857 के विद्रोही द्वारा आपसी एकता के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। जो 1857 विद्रोही थे उन्होंने आपसी एकता के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जैसे उन्होंने सबसे पहले गाय और सुअर की चर्बी के कारतूस, आटे में सुअर और गाय की हड्डियों का चूरा जो ये था, ये प्लासी की लड़ाई के 100 साल पूरे हुए और अंग्रेजों की वापसी होगी जैसी खबरों ने हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को समान रूप से क्या किया, उत्तेजित करके उन्हें एकजुट किए। इसके अलावा जो 1857 के जो विद्रोही थे हिंदू मुसलमानों जो मिलकर किया था, उन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं ताकि विद्रोह को वैधता प्राप्त हो सके और ये विद्रोह पूरी तरह से मुगल बादशाह के नाम पर चलाया गया। इसके अलावा विद्रोही ने कई संचार माध्यमों का प्रयोग किया और इन्होंने कमल और चपाती के द्वारा और संदेश के द्वारा कई इस विद्रोह को एक जैसी रूपता देने के लिए, एक जैसी योजना बनाने के लिए, ताकि एक वहाँ के लोगों में एकता पैदा हो सके। इस प्रकार से 1857 के विद्रोही आपस में एकता के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अथवा प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न है 8वां का कि 1857 के विद्रोह के 3 प्रमुख नेताओं के बारे में, योगदान के बारे में बताइए। तो हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति के फलस्वरूप बहुत सारे क्षेत्रीय राजाओं ने अपना योगदान दिया। हम यहाँ पर बात करते हैं 3 प्रमुख नेताओं के, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और टाटा टोपे का नाम उल्लेख है। हम सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने जो हड़प नीति, जो डलहौजी की हड़प नीति थी, उन्होंने बात नहीं मानी और जिसके तहत अंग्रेजों ने जो वहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे ह्यूरोज, उसको जिम्मेदारी दी कि वो झांसी को कब्जा करे। ह्यूरोज ब्रिटिश सेना लेकर वहाँ पहुँचता है, लेकिन झांसी की रानी उनको कड़ी टक्कर देती है और जब झांसी का किला अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो ग्वालियर पहुँचती है, जहाँ लड़ते हुए 17 जून 1857 को वीरगति प्राप्त होती है। वहीं बात करें कानपुर में नाना साहब, जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। इनके जो साथी थे जिनका नाम था अजीमुल्ला खां और टाटा टोपे, जो इनके कुशल सलाहकार थे, इन्होंने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा टाटा टोपे, जिन्होंने कानपुर और ग्वालियर में इन्होंने विशेष काम किया था। टाटा टोपे ने कानपुर में वीरता दिखाई और बाद में झांसी की रानी के साथ मिलकर भी ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। वो छापामार युद्ध, जिसे गोरिल्ला वेलफेयर के नाम से जानते हैं, वो इस टाटा टोपे इस चीज़ों में माहिर थे, जिससे अंग्रेज काफ़ी परेशान हो चुके थे और अंग्रेजों को काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो इस प्रकार से 1857 के प्रमुख नेताओं में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और टाटा टोपे का नाम उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोतों का विश्लेषण साहित्यिक स्रोतों के विशेष संदर्भ में कीजिए। जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने के लिए, हम सब जानते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए हमें बहुत सारे इतिहास में स्रोत प्राप्त हैं। साहित्यिक स्रोतों में हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस प्रमुख हैं। इनमें हम इसका विश्लेषण करते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य शासन के प्रशासन, अर्थव्यवस्था, उनकी सैनिक रणनीति और राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई है। वहीं दूसरी बात करते हैं इंडिका की बात करते हैं, जो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तिका है इंडिका। यह कि यूनानी राजदूत मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने वहाँ के उस समय के जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसके प्रशासन और मौर्य कालीन के समाज के, जिसमें 7 जातियों का उल्लेख है, उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा विशाखा दत्त की जो किताब है मुद्रा राक्षस, ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा
चाणक्य की सहायता से नंद वंश के पतन के और सत्ता में आने की कहानी का विवरण देता है। इसके अलावा बौद्ध और जैन ग्रंथ भी है, जैसे महावंश और दीपवंश, जो बौद्ध ग्रंथ अशोक के धर्म प्रचार कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त जो परिशिष्ट पर्व है, जो जैन ग्रंथ है, इसमें चंद्रगुप्त के जीवन के अंतिम दिनों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुराण हैं और बहुत सारे शिलालेख है, अशोक के शिलालेख है, पुराण हैं। वहाँ पर मौर्य राजाओं की सूची, वहाँ के क्रोनोलॉजी कालखंड प्रदान करता है। अशोक के शिलालेख में, जो कि पाली भाषा में थे, इसमें सम्राट की नीतियों और धर्म के प्रचार का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। हम बात करते हैं अथवा के प्रश्न, जिसमें पूछा गया है उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचार को विश्लेषण से कीजिए। राजत्व के विचारों को विश्लेषण से कीजिए। उत्तर मौर्य काल के बाद जो साम्राज्य आया, उसमें राजत्व के विचार क्या क्या थे। हम सब जानते हैं कि उत्तर मौर्य काल, जिसका कालकार 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच माना जाता है, मौर्य सत्ता के स्थान पर यहाँ पर देवी राजत्व की अवधारणा को विकसित हुई। इसमें शासकों ने अपनी वैधता बढ़ाने के लिए, जैसे कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण की। इसी प्रकार से गुप्त काल में राजाओं ने अपने नाम के आगे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और स्वयं को ईश्वरीय रूप के रूप प्रस्तुत किया। अब यहाँ बात करते हैं राजत्व के विचार को विश्लेषण करना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर राजत्व के विचार, देवी राजत्व का सिद्धांत। यहाँ पर राजाओं ने अपनी स्थिति को सर्वोच्च दिखाने के लिए अपने स्वयं को देवी देवता जोड़ा। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवपुत्र कहा और मूर्तियों के माध्यम से भी स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। इसके अलावा धार्मिक और सांस्कृतिक वैधता, राजाओं ने खुद को धर्मपालक और धर्मराज के रूप में भी स्थापित किया और ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए अश्वमेध और राजसूय यज्ञ जैसे उन्होंने प्रस्तुत किए। इसके अलावा कुषाण और अन्य राजवंशों की भूमिका में देख सकते हैं, कुषाण शासकों ने मथुरा अफगानिस्तान में अपनी विशाल मूर्तियां स्थापित करा करके देवतुल्य राजत्व का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। आज भी ये मूर्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे भव्य उपाधियां हैं जो वहाँ के उस काल के राजाओं ने अपने नाम के आगे दिए। जैसे राजाओं ने अपनी शक्ति को, अपने नाम को उजागर करने के लिए अपने नाम के आगे महाराजा, राजा, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां लगाना शुरू किया। तो इस प्रकार से उत्तरवर्ती मौर्य काल में राजाओं ने देवित राजत्व के सिद्धांत का पालन किया। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप से है। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगुनों ने योगदान का वर्णन कीजिए। हम सब जानते हैं सांची के स्तूप जो वहाँ की भोपाल की तत्कालीन शासका, जिसका नाम शाहजहां बेगम था, 1868 से 1901, और इसके बाद उनकी बेटी जिसका नाम सुल्तान जहां बेगम था, इन्होंने सांची के स्तूप के रख रखाव में और इनके सब चीज़ों में, संरक्षण में इनका बहुत ही अहम योगदान था। तो इनका क्या क्या योगदान था, हम थोड़ा 2-3 पॉइंट में इसको समझते हैं हम। पहला है मूल संरचना की सुरक्षा। जब फ्रांसीसी और ब्रिटिश अधिकारी सांची की तोरण द्वार की सुंदरता को देख करके उसको ले जाना चाह रहे थे, तो वहाँ की बेगम, जो उसमें शाहजहां बेगम ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए और जो सांची के तोरण द्वार, ओरिजिनल तोरण द्वार को ले जाने के स्थान पर उन्होंने प्लास्टर और पेरिस की बनी हुई जो मॉडल थी उसको देख करके उनको संतुष्ट किया। इस प्रकार से सांची का जो तोरण द्वार था वो मूल रूप में भारत में रह गया। इसके अलावा सांची के जो स्तूप था उसके रख रखाव में, आर्थिक सहयोग और जीर्णोद्धार में भी शाहजहां बेगम और उनके बाद उनकी पुत्री जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम ने भी स्तूप के रख रखाव और उनके हिस्सों की मरम्मत करने के लिए और पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया था। इसके अलावा यहाँ पर संग्रहालय और अतिथिशाला का निर्माण, सुल्तान जहां बेगम द्वारा जो पुरातत्व अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ एक संग्रहालय और यात्रियों को ठहरने के लिए एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया गया। इसके अलावा पुरातत्व को बढ़ावा देना, इन बेगुनों ने सर जॉन मार्शल को सांची के उत्खनन में और संरक्षण कार्य के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार से भोपाल की शासकाओं ने, बेगुनों ने, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का नाम बेहद उल्लेखनीय है, इन्होंने सांची के जो स्तूप है संरक्षण के लिए बहुत अमूल्य योगदान दिया, जिसके कारण ये सांची आज भी अपने मूल जगह पर विद्यमान है।
अगला प्रश्न है, नीतिवादी और भौतिकवादी परंपराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है नीतिवादी परंपरा और क्या है भौतिकवादी परंपरा? नीतिवादी परंपरा और भौतिकवादी परंपरा जो है, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इनके बीच में कुछ मूल अंतर यह है। पहला मान्यता संबंध देख लेते हैं। नीतिवादी ये मानता है कि संसार की हर घटना पूर्व से निर्धारित है, पहले से निर्धारित है, इसे बदला नहीं जा सकता है। वहीं भौतिकवादी को मानता है कि ये ब्रह्मांड का मूल आधार भौतिक पदार्थ ही है, न कि कोई अदृश्य शक्ति या भाग्य। इसके अलावा हम बात करते हैं, दूसरा अंतर अस्तित्व के आधार पर है। नीतिवादी मानता है कि घटनाओं के पीछे किसी अलौकिक शक्ति, किसी भाग्य या शक्ति का हाथ होता है। वहीं भौतिकवाद मानता है कि केवल प्रत्यक्ष जो भौतिक तत्व जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी को ही सत्य मानता है। दूसरा है स्वतंत्र इच्छा के आधार पर। नीतिवादी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को सीमित या पूरी तरह से नकारता है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय होता है। वही भौतिकवादी विचारधारा यह कहती है, स्वतंत्र इच्छा या चेतना को भी भौतिक मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का परिणाम मानता है, ना कि किसी नीति को। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, चौथा पॉइंट है कि कर्म और परिणाम। नीतिवादी मानता है कि हर कर्मों का फल निश्चित है और यह कर्म से ज्यादा भाग्य पर जोर देता है। वहीं भौतिकवादी मानता है कि कर्म के भौतिक परिणाम पर जोर देता है, ना कि पुनर्जन्म या भाग पर। संक्षेप में कहा जाए कि नीतिवादी कहता है कि जो होना है वो निश्चित है, और जबकि भौतिकवाद कहता है जो कुछ भी है वो भौतिक पदार्थ का ही रूप है। इस प्रकार से नीतिवादी और भौतिकवादी के बीच में कुछ अंतर है, बेसिक अंतर है, जो यहाँ पर उल्लेखनीय है। अगला बात करते हैं गांधी जी से संबंधित। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप किस प्रकार परिवर्तित कर दिया, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप किस प्रकार परिवर्तित कर दिया? हम सब जानते हैं, गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे और उन आंदोलन के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में जो परिवर्तन आए। सबसे पहले गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग लिया। गांधी जी ने हिंसा से दूर अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह को ही अपने सिद्धांतों का आधार माना, और इसने आंदोलन को नैतिक शक्ति प्रदान की। वहीं उन्होंने जो भी आंदोलन चलाए, चाहे 1917 में चंपारण आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद आंदोलन, गुजरात के अहमदाबाद आंदोलन 1918 में, जो शुरुआती आंदोलन से शुरुआत करके फिर उन्होंने आंदोलन किसान, मजदूर और सामान्य जनता को जोड़ा। इसके अलावा उन्होंने खादी और स्वदेशी का भी प्रमोट किया। उन्हें चरखा और खादी को स्वतंत्र प्रतीक बनाया, जो आम जनता को आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीयता जोड़ता है। इसके प्रकार से उन्होंने बहुआयामी संघर्ष किए। उन्होंने सविनय असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जैसे आंदोलन किया, जिससे ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई। इसके अलावा उन्होंने समावेशी आंदोलन किया, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता उन्मूलन, महिला भागीदारी पर जोर दिए। इस प्रकार से गांधी जी यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बहुत हद तक परिवर्तित कर देते हैं। अथवा प्रश्न में है गांधी जी से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर जो प्रश्न कहता है, गांधी जी के राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन को हम किस प्रकार सूत्रबद्ध कर सकते हैं? तो गांधी जी के जो राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन को सूत्रबद्ध करने के लिए हम देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक जीवन में जो राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने किए, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के आधार पर सूत्रबद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभिक सत्याग्रह किए, भारत में आकर उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किया, और इस प्रकार से हम गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन को हम बहुत तरह से सूत्रबद्ध कर सकते हैं। पहला है आपका दार्शनिक सूत्र के आधार पर जो मूल सिद्धांत। गांधी जी सत्य, अहिंसा का मूल आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इन संघर्ष का मूल आधार नैतिक, अहिंसक और प्रतिरोध होना चाहिए, अहिंसक प्रतिरोध होना चाहिए। सत्याग्रह को वो अपना आत्मबल और नैतिक पावर मानते थे, जिसके प्रयोग करते थे, अन्याय के खिलाफ प्रयोग करते थे। साथ ही साथ उन्होंने स्वराज न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने जरूरी माना। इसके अलावा सर्वोदय, सामाजिक न्याय, अस्पृश्यता उन्मूलन, खादी और महिला को उत्थान, ये राजनीतिक एजेंडा के हिस्से थे। इसके अलावा गांधी जी के राजनीतिक जीवन की हम चरणबद्धता की बात कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ी। सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया, जिन्होंने वहाँ पर रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वहाँ पर विजय भी प्राप्त किया है। इसके बाद भारत लौटते हैं, 1915 में भारत लौटते हैं, और भारत लौटने के पश्चात 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद आंदोलन के माध्यम से उन्होंने लोगों को संगठित किया। इसके बाद 1920
से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन के द्वारा उन्होंने बड़ा जन आंदोलन प्रस्तुत किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा उन्होंने दांडी मार्च किया, जिससे उन्हें ब्रिटिश सरकार को सीधी सीधी चुनौती दी। और लास्ट में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसमें उन्होंने करो और मरो का आंदोलन नारा दिया था, सबसे तीव्र आंदोलन था और जिसने स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता को मजबूत बना दिया। इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे ये जन आंदोलन बदल गया और इस प्रकार से गांधी जी के राजनीतिक आंदोलन के बारे में ये सब बातें हम सूत्रबद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मानचित्र से रिलेटेड है। 23वां प्रश्न यहाँ पर मानचित्र से रिलेटेड है। सबसे पहले रंगपुर, सारनाथ, अमरावती और कानपुर, अथवा में यहाँ पर कालीबंगा, मेरठ, पाटलिपुत्र और नासिक। तो आइए हम मानचित्र में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा जो यहाँ पर है। हम पहले अथवा से ऊपर लेते हैं, रंगपुर लेते हैं, इसको लेते हैं रंगपुर, सारनाथ, अमरावती, कानपुर। तो रंगपुर जो है यहाँ पर लोथल के पास यहीं पर है आपका रंगपुर। यहाँ पर कहलाएगा आपका रंगपुर। ये जो स्थान है यहाँ कहलाएगा आपका रंगपुर। ये इस स्थान पर रंगपुर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दूसरा है सारनाथ। सारनाथ यूपी में एक जगह है सारनाथ, तो यहाँ पर है सारनाथ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये है सारनाथ, यहाँ पर सारनाथ है। अगला है कानपुर। कानपुर यूपी का एक पार्ट है, यहाँ पर है। तीसरा पार्ट है आपका अमरावती है। अमरावती हम यहाँ लेते हैं, ये अमरावती दक्षिण भारत का क्षेत्र है। अमरावती यहाँ पर अमरावती है। इसके बाद है कानपुर। कानपुर यूपी का एक क्षेत्र है कानपुर, ये कानपुर है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, अथवा में देखते हैं कालीबंगा, मेरठ, पाटलिपुत्र और नासिक। हम इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। कालीबंगा, मेरठ और ये देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे कालीबंगा राजस्थान में एक पार्ट है यहाँ पर, ये कालीबंगा यहाँ पर इस स्थान में कालीबंगा। इसके बाद मेरठ जो है यूपी का पार्ट है, यहाँ पर भाग है मेरठ का है, इस स्थान में मेरठ है आपका। दूसरा है आपका पाटलिपुत्र जो बिहार की राजधानी पटना है, वो आज का पहले का पाटलिपुत्र है पटना, ये पाटलिपुत्र है आपका, ये पाटलिपुत्र है। चौथा नासिक जो आपका वर्तमान समय में महाराष्ट्र में है, ये है चौथा नासिक। इस प्रकार से यहाँ पर ये मैप के पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ, आंसर का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। आप यहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्नों के आंसर सही होते हैं। इस प्रकार से आज हमने वर्ष 2026 हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा कक्षा 12 इतिहास के हमने प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए। आशा है आप सबको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।